गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भौतिक विज्ञान की क्लास में आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने हाइगन के सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन के बारे में बात करी थी। इस लेक्चर में हम हाइगन के तरंगिका सिद्धांत की सहायता से यानी प्रकाश का तरंग स्वरूप मानते हुए प्रकाश के अपवर्तन वाले नियम की व्याख्या करेंगे। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन मानी प्रकाश जब किसी इंटरफेस पे गिरता है, एक मीडियम और दूसरे मीडियम यानी दो मीडियम उनकी इंटरफेस यानी बीच वाली जो सतह है दोनों मीडियम को मिलाने वाली, उस पर जब आपतित होता है तो दूसरा जो माध्यम है उस माध्यम में प्रकाश का संचरण किस प्रकार का होता है, कैसे वो बैंड होता है, मुड़ता है, किधर झुकता है, प्रकाश तरंग का स्वरूप वो अपन देखेंगे। ठीक है, वो किस प्रकार से यहाँ हाइगन का सिद्धांत उसको एक्सप्लेन कर पाता है वो अपन देखते हैं। ठीक है, सामान्य क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन लेने के लिए हम दो माध्यमों की कल्पना करते हैं, है ना। एक रेयर मीडियम होता है, विरल माध्यम होता है, और दूसरा कौन सा होता है, सघन माध्यम होता है। ठीक है, दोनों माध्यम लेंगे और दोनों की सहायता से अपन क्या करेंगे, प्रकाश के अपवर्तन को समझाएंगे। तो हाइगन के तरंगिका सिद्धांत से प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। ठीक है, बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन है इसका हाइगन के तरंगिका सिद्धांत से। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, दो माध्यमों की एक इंटरफेस लेते हैं, दो माध्यमों की। सपोज ये एम एन इंटरफेस है। इंटरफेस का मतलब क्या हुआ कि ऊपर की तरफ जो माध्यम है वो सपोज वायु है। ठीक है, मीडियम 1 है, इसलिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कितना ले लेता हूं, n1। n1 क्या है, इसका अपवर्तनांक। n1 क्या है, अपवर्तनांक इस माध्यम का, ऊपर वाले इस सतह से ऊपर वाले माध्यम का। नीचे वाली जो सतह है इस तरह की, है ना, ये नीचे वाला जो माध्यम है, सपोज ग्लास ले लो या पानी ले लो, जो भी आपको अच्छा लगे, थोड़ा डेंसर मीडियम हो जाए। ठीक है, ये जो माध्यम है ये सपोज अपने पास ग्लास है, कांच। ठीक है, और इसका अपवर्तनांक कितना है, n2। इस माध्यम का अपवर्तनांक कितना है, n2। इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ आराम से, आपको समझ में आ जाए। ये n2, ये n1। ठीक है, n2 भी क्या है, अपवर्तनांक। ये दूसरा मीडियम है, ये अपवर्तनांक पहले का, ये अपवर्तनांक दूसरे माध्यम का, ये बीच की सतह है। देखो, हाइगन ने कहा कि प्रकाश किसके रूप में चलता है, तरंगिकाओं के रूप में, यानी तरंग के रूप में संचरित होता है। तो हम कह रहे हैं कि इधर से ऊपर वाले मीडियम से, सपोज वायु वाले माध्यम से कोई प्रकाश तरंग है, उनका पुंज है वो आपतित होता है। ठीक है, और वो आगे प्रोपोगेट किसके रूप में एक्सप्लेन करता है, तरंगाग्र के रूप में। किसके रूप में करता है, तरंगाग्र के रूप में। तो देखो क्या होगा, सपोज यहाँ ये तरंगिकाएं आपतित हैं, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, कल की तरह वो ब्लर ना हो थोड़ा। ये लो, ये आपतित तरंगिकाएं हैं। आपतित तरंगिकाएं। ठीक है, हम कह रहे हैं किसी स्थिति पर तरंगाग्र ऐसे है, इसके लंबवत होता है, अपन जानते भी हैं। ये तरंगाग्र की स्थिति होती है, सपोज ए डैश डबल डैश बी डबल डैश। किसी स्थिति पर ये तरंगाग्र आगे बढ़ता है तो यहाँ पहुंचता है किसी समय पर, ए डैश बी डैश के रूप में। ऐसे ही चलते हैं तो कहाँ पहुंचता है, यहाँ, इस स्थिति में पहुंचता है। इसको मैं ए कह सकता हूं और इसको क्या कह दूं, बी पॉइंट कह दूं।
ये पॉइंट ए यहाँ टकराता है, ये यहाँ है दूसरा, यहाँ बीच वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पहुँचता है और ये बी कहाँ पहुँचेगा, यहाँ। ऐसे इस तरह करके सारे पॉइंट यहाँ तक आते जाएंगे 1 बाय 1 करके। इन पॉइंट्स को सपोज मैं डमी नेम, इस ए का तो ऑलरेडी दे रखा है, तो दूसरा नाम और दे दें अपन, यहाँ O1 कह दूँ मैं इसको। वो केवल इन पॉइंट्स को बताते हैं, इस इंटरफेस वाले पॉइंट्स को। और ए क्या बताता है कि इस पॉइंट O1 पर तरंगागर जो ए बी है इसका ए सिरा पहुँचता है ना। तो O और A1 इस स्थिति में एक ही है, ठीक है। O1 और A, ये सपोज O2 है और ये क्या है, O2 को मैं ऊपर लिख दूं, देखो दिख जाए आपको। ये पॉइंट O2 और ये पॉइंट कौन सा है, O3 है, ये O1 है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, हम ये देख रहे हैं कि किसी समय t पर, t बराबर T1 पर, हम किसकी बात करें, t बराबर T1 पर AB आपती तरंगागर की स्थिति है। AB किसको बताता है, आपती तरंगागर की स्थिति है, ठीक है। ये आपती तरंगागर है, ठीक है, ध्यान रखना। AB आपती तरंगागर है। अब क्या होता है, A पॉइंट तो पहुंच गया O1 पर, B लेकिन यहाँ पर, और ये बीच वाला पॉइंट है ये भी इतनी दूरी पर है। सपोज ये B यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लेता है, डेल्टा टी। कितना टाइम लेगा, डेल्टा टी टाइम लेगा। ये वायु है, वायु में प्रकाश की चाल कितने लेते हैं, c। तो इस डेल्टा टी टाइम को अगर c प्रकाश की चाल से गुणा करें तो ये जो दूरी आती है ये BO3 आती है। समझ गए क्यों, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि B पॉइंट है वो O3 पॉइंट पर जब तक पहुंचेगा तब तक इतना टाइम ले चुका होगा। क्योंकि ये माध्यम वायु है इसलिए प्रकाश की चाल अपन c ले रहे हैं इस माध्यम में, इसलिए क्या होगा, इतने टाइम तक जब चलेगा ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो क्या होगा, c से मल्टीप्लाई करते इतने डिस्टेंस तय कर लेगा, ठीक है। अब खास बात क्या होती है, देखो हम जानते हैं कि प्रकाश है वो वायु में अलग वेग से चलता है, किसी माध्यम में जाते हैं तो अलग वेग से चलता है, पढ़ते हो आप। तो इस स्थिति में इस दूसरे माध्यम में जैसे ही प्रकाश प्रवेश करेगा तो क्या स्थिति बनेगी, देखो B आगे बढ़ेगा धीरे धीरे। अब देखो B कितने टाइम में पहुंचेगा O3 तक, डेल्टा टी टाइम में। और सपोज ये मिड का पॉइंट है, ये O3 तक पहुंचेगा ना, ये O2 तक पहुंचेगा मिड वाला पॉइंट, तो देखो कितना टाइम ले लेगा, सपोज डेल्टा T/2 कितना ले लेगा, ये वाला डेल्टा T/2 ये इतना ले लेगा। इसके दो हिस्से हो गए, डेल्टा T/2 और डेल्टा T/2, ठीक है। डेल्टा T/2 यानी आधे समय में प्रकाश का जो बिंदु है, तरंगागर का जो बिंदु है B यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा और ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो इस आधे टाइम में ये पॉइंट फिर कहाँ जाएगा, इधर, है ना। तो ये पॉइंट इधर मीडियम है, आराम से प्रोपोगेट कर सकता है प्रकाश का तरंगागर या प्रकाश तरंगे। तो प्रकाश तरंगे, अब देखो इस बिंदु से जो प्रकाश तरंगे उत्सर्जित होंगे किसका पालन करेंगी, हाइगन के तरंगिका सिद्धांत का। यानी अपन कह रहे हैं कि ये बिंदुवत स्रोत की बातें व्यवहार करेगा, हाइगन ने कहा था, है ना। और बिंदुवत स्रोत का मतलब क्या होगा कि वो सभी दिशाओं में तरंगिकाएं उत्सर्जित करेगा। चूंकि तरंगों का संचरण इस दिशा में अपन दिखा रहे हैं तो संचरण बैकवर्ड तो होगा नहीं, इस साइड होगा, ठीक है ना। तो इस साइड फिर संचरण कैसा होगा, ये यहाँ से यहाँ पहुँचने में डेल्टा T/2, ये यहाँ से यहाँ पहुँचने में डेल्टा T/2 और ये यहाँ से आगे जाएगा, कितने टाइम के लिए आगे जाएगा, डेल्टा T/2 में कहाँ पहुँच जाएंगी, इससे जो द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित होंगी वो कहाँ पहुँचेंगी वो देखना। सपोज ये जो माध्यम है ना, इस माध्यम में अपने पास ये सपोज अपन C की बजाय V1 कह दो, आपको ज़्यादा इजी रहेगा, V1 कह दो मैं इसको। V1 क्या है, वायु में प्रकाश का वेग V1, वायु माध्यम में क्योंकि बाद में अपन फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करेंगे तो आप कंफ्यूज होगे बाद में। प्रकाश का वेग, और यहां अपन कितना ले लेते हैं, V2। कांच में प्रकाश का वेग, तो ये यहां से आ जाएगा तो V1 डेल्टा T तय करेगा। अब ये डेल्टा T/2 तक इससे उत्सर्जित तरंगिकाएं कहाँ तक पहुंचेंगी, डेल्टा T/2 तक। डेल्टा T/2 समय में किस वेग से चलेंगी, V2 वेग से, ठीक है। तो सपोज O1 मैं यहाँ ले लेता हूँ, सपोज इससे उत्सर्जित तरंगिकाएं वो इतना तय करती हैं पथ, यहाँ पहुँच जाती हैं,
ठीक है। इससे उत्सर्जित द्वितीयक तरंगिकाएं इस टाइम में डेल्टा t/2 टाइम में यहाँ से इन बिंदुओं पर पहुँच जाती है, यानी तरंगागर की ये स्थिति बन जाती है अब। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये कह रहा है कि बी बिंदु यहाँ पहुँच गया था और ये बीच वाला पॉइंट यहाँ पहुँच गया था। अब नेक्स्ट स्थिति में बी यहाँ से यहाँ जाएगा, कितना टाइम लेगा, डेल्टा t/2 आधा बचा हुआ टाइम, डेल्टा t/2 टाइम तक बी यहाँ आ जाएगा। ये लो साहब, ये बी की नवीन स्थिति हो गई। कौन सी स्थिति हो गई, नवीन स्थिति O3 पर। ठीक है, यहाँ आ गया बी, लेकिन ये ऑलरेडी पहुँच चुका था। अब ये क्या करेगा, ये द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित करेगा डेल्टा t/2 टाइम के लिए, और वो इतनी दूरी तय करेंगी, तो वो भी क्या, ये भी क्या करेगा, द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित करेगा यहाँ तक। ये लो जनाब, अब ये भी डेल्टा t/2 टाइम पश्चात कहाँ गया, इन स्थितियों पर आ गई। ये यहाँ तक पहुँच गया, लेकिन अब ये तो इन स्थितियों पे था ना। अब इस तरंगागर की जो स्थिति थी, इसका प्रत्येक बिंदु क्या करेगा, इसका प्रत्येक बिंदु द्वितीयक तरंगिकाओं का कार्य करेगा। हम कह रहे हैं कि ये यहाँ पहुँच गया डेल्टा t/2 में, इसके जो तरंगिकाएं वो यहाँ पहुँच गई डेल्टा t/, इसके वाली अब कहाँ पहुँचेंगी। अब ये जो आपको कर्व दिख रहा ना ऐसा, इसका जो प्रत्येक बिंदु है, प्रत्येक बिंदु वो किसका काम करेगा, द्वितीयक तरंगिकाओं का। और वो कितने टाइम के लिए चलेंगे, डेल्टा t/2 की पर इससे उत्सर्जित डेल्टा t/2 उसकी रेडियस होगी, डेल्टा t/2 इंटू v2, इतनी दूरी तय करेंगी। यहाँ से उत्सर्जित, फिर से उत्सर्जित तरंगिकाएं ऐसे, है ना, और उन पर जो स्पर्श रेखा खींचेंगे, ये वाली स्पर्श रेखा, ये वाली जो स्पर्श रेखा है वो इन पॉइंट्स की अगली स्थिति होगी। ठीक है, तो वो अगली स्थिति सपोज ऐसे है, ये अगली स्थिति है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ से इस पॉइंट तक की देखें तो डेल्टा t/2 इंटू v2 प्लस इतना ही दूर, और यानी कितना हो गया v2 इंटू डेल्टा t, ये डिस्टेंस होगी। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से इस पॉइंट तक की। अब क्या कहता है हाइगन कि अब डेल्टा t टाइम बाद ये यहाँ आ चुका, इसके पॉइंट्स यहाँ आ चुका, ये पॉइंट यहाँ आ चुका और इसकी स्थिति यहाँ बन चुकी इस कर्व पर। तो क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि इन पर जो तरंगागर ये था, इसकी अब नवीन स्थिति देखनी है अपन को। कितने टाइम बाद की बात करें, डेल्टा t टाइम बाद, डेल्टा t टाइम बाद। इस समय बाद क्या होगी, नवीन स्थिति क्या होगी इस तरंगागर की। तो क्या कहता है हाइगन कि इसकी नवीन स्थिति ज्ञात करने के लिए आप क्या कर लो, इस पर स्पर्श रेखा खींच दो, है ना, और तल की बात है तो स्पर्श तल खींच दो इस पर। ठीक है, तो मैं स्पर्श तल खींचता हूँ इस पर। ये स्पर्श तल खींच दिया। ठीक है, ये स्पर्श तल देखो यहाँ मिलता है इससे, ठीक है, इससे यहाँ मिलता है, यहाँ मिलता है। इस पॉइंट को मैं क्या नाम दे दूँ, P, क्या नाम दे दूँ, P, और ये पॉइंट क्या हो गया, Q, जो O3 है ही ऑलरेडी, है ना। ये PQ क्या हो गया, ये AB या O1B एक ही बात है, O1B, क्योंकि A O1 पॉइंट पे आके टकराता है, इसलिए O1B कह सकते हैं अपन। नया PQ लिया अपन ने, PQ का मतलब P तो यहाँ, Q यहाँ पर है O3 पर, तो P O3B एक ही बात है, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए बता रहा हूँ मैं, है ना। PQ क्या है, डेल्टा t समय पश्चात तरंगागर की स्थिति। ठीक है, डेल्टा t टाइम बाद तरंगागर की स्थिति है ये। अब ये स्थिति अपने पास ऐसी आ गई, मैं इसी स्थिति को थोड़ा सा इधर ले जाऊं, ऐसे ऐसे तो है ना। ठीक है, इसकी अगली स्थिति क्या होगी वो देखने अपन को। तो अगली स्थिति सपोज अपन डेल्टा t टाइम और ले लें, क्या ले लें, डेल्टा t टाइम और ले लें, यानी ये जो PQ है, ये PQ स्थिति है वो किस समय पर है, t बराबर किस समय पर है, t1 प्लस डेल्टा t। t1 पर तो ये था ही AB, t1 प्लस डेल्टा t। अब अपन को देखना है t बराबर है t1 प्लस डेल्टा t प्लस डेल्टा t, यानी इस पर तो अपन के पास PQ है ही स्थिति। अब डेल्टा t टाइम बाद और क्या स्थिति होगी,
तो डेल्टा टी टाइम बाद इस माध्यम में है तरंगाग्र, किस में, अब इस दूसरे माध्यम में, इस माध्यम में वेग कितना है v2, तो इस डेल्टा टी टाइम में कितनी चलेंगी तरंगे, यानी इसका जो प्रत्येक बिंदु हाइगेन के सिद्धांत से उद्दीपित तरंगिकाओं का काम करेगा उत्पन्न करने का, और वो चलेंगी आगे। है ना, इनकी रेडियस कितनी होगी v2 इंटू डेल्टा टी, और इन पर खींची गई जो स्पर्श रेखा है ये p डैश q डैश, ये नवीन स्थिति होगी तरंगाग्र की नीचे की तरफ, इसकी नीचे की तरफ। तो आगे बढ़ाओ इनको, ये p डैश q डैश, और आगे बढ़ा दो, P डबल डैश Q डबल डैश। ये इस तरह से तरंगाग्र क्या होगा, आगे संचालित होगा। और ये जो आपके पास डॉट डॉट वाले लाइन, ये क्या है, अपवर्तित तरंगिकाएं। ठीक है, ये स्थिति अपने पास मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत। प्रकाश जब इसको विरल माध्यम, वायु को कौन सा माध्यम कहते हो, विरल, किसकी तुलना में, कांच की तुलना में। कांच को क्या कहते हो, वायु की तुलना में सघन। ठीक है, तो हम कह रहे हैं जब विरल माध्यम से प्रकाश किरणें सघन माध्यम में जाती हैं, तो जो दोनों की बीच की सतह इंटरफेस है, उस इंटरफेस में क्या होता है, गुजरने के पश्चात ये प्रकाश किरण देखो सीधी नहीं गई, सीधी जाती तो इधर जाती, लेकिन अब देखो जरा, किसी भी एक तरंग को देख लो, यहाँ से आती है, यूँ मुड़ती है, वरना सीधा जाना चाहिए था। ये आती है, ये मुड़ जाती है, ये भी आती है, इस माध्यम में मुड़ जाती है। इसको क्या कहा जाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। ठीक है, तो हाइगेन इस अपने तरंगिका सिद्धांत की सहायता से प्रकाश के इस अपवर्तन की बहुत सफलतम व्याख्या करता है। ठीक है, इसलिए हाइगेन के तरंगिका सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन की भी व्याख्या की जा सकती है। ये आपतित तरंगाग्र हैं, इनकी टाइम पे स्थिति है, पहले ए डैश बी, ए डबल डैश बी डैश, फिर यहाँ। अब अपवर्तित जो तरंगाग्र है उसकी ये वाली स्थितियाँ, इधर आगे बढ़ेगा माध्यम। ठीक है, इसके लॉ की अपन व्याख्या कर लेते हैं। कौन से लॉ की, अपवर्तन के लॉ की भी, कैसे कोणों के बीच संबंध होता है, कैसे जो तरंगाग्र अपने पास आपतित होता है उसमें, और कैसे अपवर्तित होता है, और अभिलंब क्या है, उनके बीच क्या संबंध होता है, वो अपन देखते हैं। ठीक है, तो देखो क्या होगा, अपवर्तन के नियम की व्याख्या। अपवर्तन के नियम की व्याख्या, वही डायग्राम लेंगे लेकिन थोड़ा सा साफ ले लेंगे ताकि समझ में इजीली आ जाए। है ना, नीचे वाला कौन सा बता रहे थे अपन, ये माध्यम। ये माध्यम, ये कौन सा माध्यम बता रहे थे अपन, कौन सा बता रहे थे, कांच। है ना, इसका अपवर्तनांक कितना था, n2, और वेग कितना था, v2, इस माध्यम में v2 वेग था। ऊपर वाला कौन सा है, वायु, अपवर्तनांक कितना, n1, और वेग कितना, v1। आपतित तरंगाग्र और तरंगों की स्थिति अपन देखते हैं क्या थी, ये आपतित तरंगे थी।
ठीक है, ये आपतित तरंगे हैं, तरंगे या तरंगिकाएं, एक ही बात है। तरंगागर की स्थिति अपन ये बता रहे थे, ये वाली, सपोज ए डैश बी डैश ए डबल डैश इससे पहले, और यहाँ वाली स्थिति क्या बता रहे थे, ये ए और बी बता रहे थे। इस पॉइंट को एक नाम और भी दे रहे थे अपन, O1। क्या नाम दे रहे थे, O1 दे रहे थे इस पॉइंट को नाम, ठीक है। इस पॉइंट को क्या नाम दे रहे थे, O2। ये कौन सा पॉइंट था, O2, और इस पॉइंट को क्या नाम दे रहे थे, O3, ठीक है। तरंगागर इस तरंगों की जो स्थिति है, इसके क्या रहता है, हमेशा आप जानते हो, ये स्थिति क्या रहती है तरंगागर की, लंबवत। इसलिए ये कौन सा हुआ, समकोण हुआ, है ना। अपवर्तित तरंगी क्या थी, ऐसे थी, अपवर्तित तरंगिकाओं की ये स्थिति थी। ठीक है, और वो तरंगागर PQ था, उसकी स्थिति ये थी, डेल्टा T टाइम बाद, ठीक है। ये भी कितना होता है यहाँ पर, समकोण होता है। ये P था, और इस पॉइंट का दूसरा नाम क्या लिया था अपन ने, Q, ठीक है। ये स्थिति थी। अब हमें क्या चाहिए, ए पॉइंट को मैं इधर ले लेता हूँ, ये O1 भी है और ये ए पॉइंट भी है, ये पॉइंट है। अब हमें एक्सप्लेन क्या करना है कि अपवर्तन का नियम है, यानी आपतन कोण अपवर्तन कोण, इनमें क्या संबंध होता है माध्यम के अपवर्तनांकों में, वो अपन देखते हैं। तो उसके लिए हमें अभिलंब चाहिए, तो अपन सपोज इस पॉइंट पे भी ले सकते हैं, इस पे भी ले सकते हैं, इस पे भी ले सकते हैं। इजी वे में अपन इस पे ले लेते हैं, किसी भी एक पॉइंट पे ले लेते हैं अपन, है ना। तो ये अभिलंब सपोज अपने पास, ये क्या है, अभिलंब N1 N2, ये क्या है, अभिलंब। ये आपतित किरण है, सॉरी आपतित तरंग है, और ये परावर्तित तरंग, अपवर्तित तरंग है, सॉरी अपवर्तित तरंग है। ये अभिलंब के साथ कितना कोण बनता है, I, आपतन कोण। I क्या, कौन सा कोण है, आपतन कोण। और अपवर्तित किरण ये है, ये अभिलंब से कितना कोण बना रही है, R, कितना बना रही है, R कोण बना रही है, ठीक है। देखो अब हमें डिस्टेंस कौन सी चाहिएगी, एक तो ये चाहिएगी O1P, एक चाहिएगी BO3, इसमें एक V1 और इसमें कितना है, V2। टाइम कितना लग रहा है, यानी AB और AB तरंगागर वो PQ तक पहुंचता है, तब टाइम इंटरवल कितना होता है, डेल्टा T। यानी AB जो तरंगागर है वो डेल्टा T टाइम बाद क्या, कौन सी स्थिति दर्शाता है, PQ दर्शाता है, ठीक है, डेल्टा T टाइम बाद। AB डेल्टा T समय बाद क्या बताता है, PQ बताता है। अब देखो AB का ये जो सिरा देखा और ये वाला, इनमें भी डेल्टा T टाइम लगेगा, और A यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, उसको भी कितना लगेगा, डेल्टा T टाइम लगेगा, ठीक है। अब ये एंगल I है, अपन चेक करते हैं एंगल की स्थितियाँ, है ना। ये एंगल I है, और अपन कहते हैं कि ये जो तरंग की स्थिति है और ये जो तरंगागर है, दोनों एक दूसरे से कितना कोण बनाते हैं, 90 डिग्री, है ना। और 90 डिग्री में ये इतना I है, तो बचा हुआ कितना, ये बचा हुआ कितना हो गया, यानी अभिलंब, और ये AB कितना बना रहा है, 90 माइनस I, 90 माइनस I। और मैं कहता हूँ कि ये जो अभिलंब हो इस इंटरफेस के क्या होता है, लंबवत। ये देखो 90 डिग्री है, 90 डिग्री में से ऊपर वाला 90 माइनस I है, तो बचा हुआ कितना हो गया, I, बचा हुआ कितना हो गया, I। अब देखो इधर वाली स्थिति, ये अपवर्तित किरण है, कौन सी, ये वाली अपवर्तित किरण है, और ये अभिलंब है, ये R है। आप जानते हो कि अभिलंब इस इंटरफेस के साथ 90 बनाता है, ये इतना सा R है, तो ये बचा हुआ कितना हो गया, 90 माइनस R, ये वाला, और ये 90 माइनस R, ये 90, तो ये कितना हो गया, R, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो 90 प्लस 90 माइनस R, दो कोण हो गए, तो तीसरा कितना हो गया, R, टोटल 180 हो गया, ठीक है। ये वाली स्थिति, दोनों त्रिभुजों की बात करते हैं, तो हम सबसे पहले देखते हैं
इसमें त्रिभुज ए बी ओ थ्री, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो त्रिभुज O1 बी ओ थ्री, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ए और O1 पॉइंट एक ही है ना। इस स्थिति में इसमें BO3 कितना होगा, ये दूरी कितने टाइम तक B यहाँ पहुँचता है, डेल्टा T टाइम लेता है। इस माध्यम में वेग कितना V1, तो कितना होगा V1 इंटू डेल्टा T। साइन I कितना होगा, और ये जो एंगल अपने पास एंगल BO1 O3 ये कितना है एंगल I, तो साइन I कितना हो गया, साइन I कितना हो गया, I कोण के सामने वाले भुजलम्ब BO3 अपॉन समकोण के सामने वाले भुजा O1 O3, या इसको मैं क्या लिख दूं, BO3 कितना V1 डेल्टा T अपॉन O1 O3, समीकरण नंबर 1। सिमिलरली नए वाले त्रिभुज में देखो O1 P O3, त्रिभुज O1 P O3 में ये O1 P कितना होगा, यहां से पॉइंट से ये वाला पॉइंट यानी ए का दो चाहे O1 का दो, ये पॉइंट यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लेता है डेल्टा T, और वेलोसिटी कितनी है इसमें V2 इस मीडियम में, तो कितना होगा V2 इंटू डेल्टा T। एंगल अपने पास कौन सा है, ये O1 O3 P, O1 O3 P ये कितना है एंगल R। देन साइन R वो कितना हो गया, इस R के सामने वाले भुजा O1 P अपॉन O1 O3, यानी V2 डेल्टा T अपॉन O1 O3, ठीक है। क्या होगा नेक्स्ट स्थिति, समीकरण 1 में 2 का भाग लगा दो, समीकरण 1 में 2 का भाग, समीकरण 1/2 से क्या होगा, साइन I अपॉन साइन R क्या रहेगा V1 डेल्टा T अपॉन V2 डेल्टा T। क्यों, ये तो कट जाएगा, O1 O3 इसमें भी है इसमें भी है, दोनों ही क्या कट जाएंगे, एक दूसरे को काट देंगे, सॉरी, है ना। तो क्या रहेगा अपने पास V1 डेल्टा T, क्या बचा अपने पास साइन I अपॉन साइन R, क्या V1 अपॉन V2। अब हम जानते हैं, देखो प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है c, तो क्या होता है अपने पास, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि प्रकाश की निर्वात में चाल अपवर्तनांक और वेलोसिटी में क्या संबंध होता है, आपको याद हो तो v बराबर क्या होता है c अपॉन n, c अपॉन n, v बराबर c अपॉन n, c प्रकाश कि निर्वात में चाल बट्टा माध्यम का अपवर्तनांक, वो क्या देता है आपको v वेलोसिटी देता है, किस में माध्यम में वेलोसिटी। तो अपने पास 1 है तो v1 हो जाएगा, n1 हो जाएगा, और 2 है तो क्या हो जाएगा v2 और n2 हो जाएगा। तो क्या करेंगे अपन, ये वाली समीकरण का उपयोग किस में करेंगे, समीकरण 3 में। तो इससे v1 कितना हो जाएगा c अपॉन n1 और v2 कितना हो जाएगा c अपॉन n2। ये दोनों मान अपन किस में रखें, समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 में रखने पर क्या आएगा, देखो ठीक है, समीकरण 3 में साइन I अपॉन साइन R बराबर कितना आना चाहिए, v1 का मान c अपॉन n1 अपॉन c अपॉन n2, यानी कितना आ गया साइन एंगल I अपॉन साइन R n2 अपॉन n1, या यही तो स्नेल का नियम है, यही तो किसका नियम है,
स्नेल का, इसको आप सिंपल फॉर्म में क्या लिखते हो, n1 sin i बराबर n2 sin r। ये कांस्टेंट राशि मिलती है आपको। ये स्नेल के नियम को व्यक्त करता है, जो अपवर्तन का कथन भी होता है। अपवर्तन का कथन क्या है? पहला ये कहता है कि आपतित किरण ये वाली है, अपवर्तित किरण ये वाली है, और अभिलंब कौन सा है? ये वाला है ना। तीनों देखो मेरे हाथ पे जो तीनों चौक हैं वो दिख रही हैं क्या आपको? दिख रही है। इस पॉइंट पर, किसी भी एक पॉइंट पे ले लो आप, इस पॉइंट पे देखो, ये आपतित किरण बता रहा है, वो अपवर्तित किरण, और ये तीसरी चौक इसको बता रही है अभिलंब को। क्या तीनों एक ही प्लेन में है? हाँ, बोर्ड एक प्लेन ही तो है, एक समतल ही तो है, और तीनों इसी समतल में है, चिपकी हुई है ना बोर्ड के। तो बोर्ड वाले तल में है, तो आपतित किरण या आपतित तरंग की अपन यहाँ बात करें इस हाइगन सिद्धांत में, तो आपतित तरंग, अपवर्तित तरंग और अभिलंब तीनों क्या हैं? एक ही तल में है। ठीक है। दूसरी बात, आपतन कोण आई की जा, इसको साइन को आप जा कहते हो, और अपवर्तन कोण की जा का अनुपात n2/n1 कोई कांस्टेंट मिलता है आपको। दोनों माध्यमों के अपवर्तनांक का अनुपात है, उसके बराबर मिलता है। यही तो दूसरा स्टेटमेंट अपवर्तन का। इसका मतलब हाइगेन के तरंगिका सिद्धांत की सहायता से अपन अपवर्तन के नियम की भी व्याख्या सफलतापूर्वक कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? ये इस प्रकार से दोनों की अपन व्याख्या सफलतापूर्वक कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।